हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद पूनम पे इस सभी मेरे प्यारे बच्चों का स्वागत है। देखो बच्चों, आज हम हरियाणा जीके की एक क्लास करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि एचटेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स जो आए थे उनमें से उठाए हुए क्वेश्चंस आज हम करेंगे। कुछ हमने पिछली क्लास में जो 2 दिन पहले क्लास ली थी उसमें किए थे क्वेश्चंस, और बचे हुए क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे हमारा स्टेट का पेपर है उसके लिए हरियाणा जीके सभी को पता है 10 नंबर की आएगी। ऐसे ही सीईटी में भी हरियाणा जीके 25 नंबर की आएगी। तो जो बच्चे सीईटी की तैयारी कर रहे हो चाहे एचटेट की तैयारी कर रहे हो, दोनों बच्चों के लिए हरियाणा जीके इंपॉर्टेंट है, सभी को करके जानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। और कल की क्लास में मैंने हरियाणा की झीलें और बांध का एक टॉपिक कराया था, वो क्लास सभी बच्चों को देख लेनी है क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट क्लास है। नदियों की पहले 3 क्लास ले रखी हैं और कल जितनी झील बन सकती है हरियाणा की और जितने बांध बन सकते हैं और कौन सी नदी में है वो मैंने कल बहुत डिटेल में किया था, वो क्लास सभी बच्चे देख लेना। और ऐसे ही आज एक और इंपॉर्टेंट क्लास है, ये क्लास जो सीईटी का पेपर दो चाहे एचटेट का पेपर दो, दोनों बच्चों को देखनी है और दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं एक छोटी सी सूरजकुंड की क्लास भी लेके आऊंगी। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला जो हमारा फरीदाबाद में लगता है, वो स्टार्ट शुरू कब हुआ था, उसका सहभागी देश कौन सा है, सहभागी राज्य 2024 में कौन था, 2025 में कौन होने जा रहा है, ये दोनों की दोनों उसके साथ करंट भी जुड़ जाएगी। और स्टैटिक जीके से सूरजकुंड मेले का हमेशा पेपर में आता है, वो दोनों रिलेट करके एक छोटी सी क्लास में मैं आपको पूरे का पूरा टॉपिक करा दूंगी। ठीक है, तो अपने चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करोगे सभी बच्चे, क्योंकि क्लासेस देख रहे हैं और बच्चे सब्सक्राइब चैनल को नहीं कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब रखना है सभी बच्चों को और बेल आइकन को प्रेस करके रखना है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे कि कब कब क्लास आ रही है। ठीक है, अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो भी नुकसान है बच्चों, क्योंकि आपके पास बहुत सारी क्लासेस जैसे इकट्ठी हो जाएंगी और फिर बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है तब क्लास को लेने में प्रॉब्लम आती है। तो डेली नोटिफिकेशन आता रहे तो आप क्लास को इजीली ले पाओगे और ज्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा। देखो आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज हम एक करते हैं, हरियाणा जीके के पहले की थे 2 दिन पहले और उसी के आज कुछ क्वेश्चंस और हैं बचे हुए। ठीक है, देखो रोजगार विद पूनम अपना चैनल है ही और स्टेट के पीआरटी टीजीटी सारे लेवल के क्वेश्चन उठा रखे हैं मैंने। हरियाणा जीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करवा भी लिए हैं, जो पीछे 2-4 क्लासेस ले रखी हैं आप उनको भी देखना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे सीईटी चाहे एचटेट। और कुछ बच्चों की क्वेरीज ये आ रही है कि मैम ये क्वेश्चन पहले हो गया था तो अब बार बार क्वेश्चन को रिपीट ना करें। देखो बच्चों, मैं रिपीट नहीं कर रही, एचएससी रिपीट कर रही है। जब मैंने मान लो पीआरटी में किसी ने मान लो ये क्वेश्चन पूछा गया है और फिर वही पीआरटी ये 2019-20 का हो एग्जाम्पल, और यही पीआरटी या टीजीटी में 2023 में जब हम पेपर उठा रहे हैं तो उसमें भी आया हुआ है, तो वो भी हमें करना पड़ेगा क्योंकि हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छी बात है ना, आपके आगे बार बार आएंगे तो क्वेश्चन पक्का हो जाएगा, दिक्कत आनी ही नहीं है फिर तो, है ना। तो इस टाइप की बातें ना किया करो भाई, आराम से पढ़ते चलो, मैं बिल्कुल सही पढ़ाऊंगी। कौन सा क्वेश्चन बार बार पढ़ाने की जरूरत है, कौन सा बार बार नहीं पढ़ाने की जरूरत है, मैं देख लूंगी आराम से। जो आपके लिए बार बार पढ़ाने की जरूरत है उस क्वेश्चन को लेके आऊंगी, जिसको मुझे लगेगा कि एक बार पढ़ाने के बाद दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है उसको मैं नहीं लेके आऊंगी। टेंशन मत लो, सारे के सारे क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर पेपर के उठा रखे हैं और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम करते रहेंगे। ठीक है, देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मासिक पत्रिका हरिप्रभा का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। और एक और बात बच्चों, बहुत बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि मैम आप कहाँ से हो, आपकी जॉब कहाँ है। बच्चों ये चीजें मैं आपको ऐसे नहीं बता सकती कि आप कमेंट में डाल रहे हो मैम आप कहाँ पे जॉब करते हो, है ना, उसमें बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं तो ये चीजें ठीक नहीं लगती। हाँ बस जॉब करती हूँ, गवर्नमेंट जॉब सिलेक्टेड हूँ, बस इतना ही बहुत आपके लिए है। मैं कोई ग्रुप डी में भी नहीं हूँ, अच्छी खासी पोस्ट पे हूँ। ठीक है, तो आराम से पढ़ते चलो, बस इतना ही होना चाहिए। हम पढ़ा रहे हो और आप पढ़ रहे हो। कभी मीटअप करेंगे बहुत सारे इकट्ठे होने के बाद जब बिल्कुल पता लग जाएगा मैं किस पोस्ट में हूँ, कहाँ सेलेक्ट हूँ और कहाँ से मैं हूँ, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात को समझो, मैं कमेंट में नहीं डाल पाती, मैं देख लेती हूँ पर उसका कोई रिप्लाई नहीं दे पाती, क्या दूं फिर मैं, है ना। मेरा मतलब मैं दे सकती हूँ पर बेवजह मेरे लिए हेडेक बन जाएगी, मैं इसलिए नहीं देती। ठीक है, कभी जरूर बताऊंगी, मीटअप करेंगे, सारे बच्चे मिलेंगे, जो गवर्नमेंट जॉब लग जाएंगे उनके बाद उनसे मिठाई नहीं खाऊंगी तो उनको एड्रेस तो बताना पड़ेगा ना, तब बिल्कुल बता दूंगी। अच्छी पोस्ट पे हूं, चिंता मत करो। ठीक है,
मासिक पत्रिका हरि प्रभा का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन ये है बच्चों। देखो कुछ है ना हमारी पत्रिकाएं हैं, हरि प्रभा, प्रभाकर जैसे कोर्स होता है ना वो संस्कृत में होता है, इससे रिलेट कर लेना। हरि प्रभा प्रकाशन है ना ये हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा प्रकाशित किया गया है। किस क्या आंसर है? थर्ड। हरि प्रभा किसके द्वारा प्रकाशन किया गया था? हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा क्या किया गया था? प्रकाशन किया गया था। आप याद रखोगे ये, ठीक है। और जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है ना, हरियाणा संपर्क विभाग के द्वारा प्रकाशित है ये, हरियाणा संपर्क विभाग के द्वारा। तो संपर्क विभाग से तो ऐसे याद हो जाएगा, देखो याद करने का तरीका समझो। संपर्क विभाग के द्वारा तो ऐसे याद हो जाएगा, हरियाणा सूचना जनसंपर्क हो गया। और संस्कृत में होती है क्या? प्रभा वगैरह नहीं करते, जैसे हमारे बड़े जो अब तो प्रभा का कोर्स नहीं होता, कहते थे कि मैंने प्रभाकर कर रखी, वो प्रभाकर संस्कृत में करते थे, उससे रिलेट कर लेना। बाकी मुझे पता नहीं है इतना, बस मैं आपको रिलेट करके समझाने का तरीका है ये आपको, क्योंकि जब याद ना हो तो उस चीज को हमेशा रिलेट करके समझ लेना चाहिए। तो संस्कृत अकादमी की है बच्चों कौन सी? हरि प्रभा। और सूचना एवं जनसंपर्क की कौन सी है? हरियाणा संपर्क विभाग की कौन सी है? हरियाणा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। एक आती है पंजाबी की, कौन सी है? पंजाबी की प्रकाशन कौन सी है? वो भी आपको याद रखनी है, शब्दबूंद। और एक उर्दू की है जमुना तट। ये चारों आपको याद रखनी है, शब्दबूंद, जमुना तट, हरि प्रभा। और हरियाणा साहित्य अकादमी की है हरियाणा साहित्य पत्रिका। ये बातें आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन ये आता है, उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? बार बार क्वेश्चन आता है, ये भी याद रख लो। उर्दू अकादमी की स्थापना, जमुना तट इसकी क्या है? पत्रिका। और इसकी स्थापना पूछते हैं बच्चों, आप याद रखोगे 22 दिसंबर 1985 को। कब हुई? 22 दिसंबर 1985 को, ठीक है। ये भी आपको याद रखनी है डेट। ये पत्रिकाएं इसलिए लिखी जाती हैं ताकि आप उस चीज को बढ़ावा दे सको। जैसे हरियाणा की पंजाबी साहित्य की है या फिर उर्दू साहित्य की, ये उस चीज को बढ़ावा देने के लिए कि हम उर्दू भाषा को बढ़ावा दें, हम पंजाबी भाषा को बढ़ावा दें, हिंदी को बढ़ावा दें, संस्कृत को बढ़ावा दें, ताकि हम क्या है आगे आने वाली जो जनरेशन है ना उसमें बच्चे इन चीजों को समझ ही नहीं पाएंगे। एक पत्रिका ही ऐसा माध्यम रहेगी कि हमारे पूर्वजों ने क्या पढ़ा या मेरे पेरेंट्स ने क्या पढ़ा, दादा दादी ने क्या पढ़ा, ये बच्चों के पास इंफॉर्मेशन जा सके। इसलिए पत्रिकाएं ऐसे चलती रहती हैं ताकि मतलब कोई भी हो सकता है, कोई भी भाषा साहित्य उर्दू इनको क्या मिल सके? बढ़ावा मिल सके। इसलिए ये पत्रिकाएं होती हैं, ठीक है। वो आजकल ऐसी अलग बात है कि आज की जनरेशन इन चीजों को नहीं देखती, लेकिन जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं वो इन चीजों को जरूर देखते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर है ए का 3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पद्म भूषण का प्राप्तकर्ता कौन है? ये आप अब नहीं करोगे, उस टाइम करंट का क्वेश्चन था। क्या था? करंट का क्वेश्चन था। आपको कुछ बातें बता देती हूँ, वो याद रखनी है, आपको पेपर में आती हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सुनो, ये आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं आने वाला, आपके जो पेपर में आएंगे वो याद रखने हैं। आपको एक याद रखना है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगर इसे पूछा जाए ना तो इसका आंसर वैसे तो त्रिलोचन सिंह है उस टाइम पे, ठीक है, लेकिन अब नहीं पूछेंगे। 2021 का 2025 में कैसे पूछेंगे? इतनी पुरानी करंट आप कैसे करोगे? लेकिन ये उस टाइम का क्वेश्चन है तो मुझे उठाना पड़ता है। इससे आप ये तो आइडिया लगा पाते हो, इससे ये कंफर्म है इस क्वेश्चन को देख के कि पद्म भूषण प्राप्त करता कौन सा है, विभूषण करता कौन सा है, पद्म पुरस्कार कौन सा। ये सारे के सारे इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न किसको मिला? ओलंपिक में किसने जीता? ओलंपिक की राशि कितनी है? इस टाइप के क्वेश्चन करंट के पूछे जाते हैं आपके पेपर में, पर वो पूछेंगे 2024 के पेपर है तो 2024 तो गया। अब पेपर जो आएगा वो 2025 की करंट पूछेंगे, ठीक है। पिछली सिर्फ हमें 6 महीने की करंट पढ़नी होती है। जब आप पेपर देते हो उसे सिर्फ 6 महीने पहले तक की करंट पढ़ के जाना है, उससे बेवजह की बातें कोई नहीं पढ़नी। अदरवाइज करंट लगा लो या जी के लगा लो, एक अथाह सागर है। कुछ लिमिटेड बातें पढ़ के जानी होती है, पूरा ये सारा सागर नहीं पढ़ के जाना तो होता आपको। एग्जाम ओरिएंटेड आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आइडिया दिला पाते हैं किस टाइप के क्वेश्चन एचएसएससी पूछता है और हमें किस लेवल तक पढ़ना है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपका ये समझने में बस हेल्प करते हैं, ठीक है। देखो, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार
कब शुरू हुआ आप याद रखोगे बच्चों, ये हुआ था 1990-91 में। किसमें? 1991 याद रखना है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था, वो थे विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद को सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, फिर आता है अर्जुन पुरस्कार। ये कब दिया गया? ये भी आपको याद रखना है। ये दिया गया बच्चों 1961 में। कब? 1961 में। एक क्वेश्चन आता है, भीम अवार्ड किसमें दिया जाता है? भीम अवार्ड की राशि पहले तो याद रखनी है आपको, राशि याद रखनी है 5 लाख। ठीक है, ये बातें क्वेश्चन आए हुए बता रही हूं। भीम अवार्ड की राशि पूछी जाती है। भीम अवार्ड दिया किसमें जाता है? खेल में दिया जाता है बच्चों। किसमें दिया जाता है? खेल में। ठीक है, एक आपको याद रखना है द्रोणाचार्य पुरस्कार। जो बातें बता रही हूं इनको लिखते चलना या समझते चलना। एक पूछा जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? ये आप याद रखोगे, ये दिया जाता है कोच को, द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, ये किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है बच्चों कोच को। ये जितने क्वेश्चन लिख रही हूं ना, ये सारे आपको याद रखने, एक भी बेवजह की एक्स्ट्रा बात कुछ भी नहीं पढ़ाई जा रही आपको। भीम अवार्ड दिया जाता है, उसकी राशि है 5 लाख। कि दिया किसमें जाता है बच्चों? ये दिया जाता है खेल में। ठीक है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है कोच को, खेल में ही दिया जाता है, लेकिन किसको दिया जाता है? कोच को दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991 में शुरू हुए, प्रथम दिया गया विश्वनाथ आनंद को। अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? 1961 में। ठीक है, ये भी आप याद रखोगे। यहां से क्वेश्चन वैसे मैंने पढ़ाया हुआ है, फिर भी एक बार लिख लो, फिर से लिख लो एक बार। इसको मैं तेज कर रही हूं, एक क्वेश्चन लिखो आप। इसकी राशि पूछते हैं दो, जब मैंने पिछली क्लास में भी बताई थी, लेकिन एक बार और सुन लो, क्योंकि फिर करने के बाद फिर आपको याद रहेंगे ये राशि। 2-3 बार जब आप किसी टॉपिक को पढ़ लेते हो तो आपके माइंड में परमानेंटली वो चीज सेट हो जाती है। ठीक है, अब मेरा लिखने पे ज्यादा ध्यान है और आपके सामने कम ध्यान है। इसका मतलब ये नहीं सोचना कि मैम सामने इंटरेक्शन कम कर रहे हैं और यहाँ पे ज्यादा ध्यान, क्योंकि ज्यादा ध्यान देने से आपका कुछ कंटेंट एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये फायदा होता है। मैं आपको ओलंपिक का, एशियन गेम्स का, कॉमनवेल्थ की राशि बता देती हूँ, हर बार पेपर में पूछी जाती है। ये राशि मैंने पहले भी बताई है क्लास में, आज और सुन लो, फिर इसे आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। एक चीज को बार बार पढ़ना पड़ता है। OAC, ओ से होता है बच्चों ओलंपिक, ओलंपिक, ओ मतलब एशियन। ये मत सोचना कि मैम ने पहले करवाया हुआ है, हाँ बिल्कुल करवाया हुआ है, लेकिन राष्ट्रमंडल ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 2-3 बार पढ़ने की जिनको जरूरत है। एक बार फिर से लिख लो कि जिसको आता है उसको पक्का हो जाएगा, और जिसको थोड़ा धीरे समझ आता है उसको याद हो जाएगा। राष्ट्रमंडल, इनकी राशि होती है बच्चों, अगर आप ओलंपिक में जीतते हो तो गोल्ड में कितनी राशि है, अगर ओलंपिक में जीतते हो तो सिल्वर में कितनी राशि है और ब्रॉन्ज में कितनी है। ऐसे ही एशियन में आप जीतते हो तो गोल्ड में कितनी राशि, सिल्वर में कितनी, ये आपको याद रखना है। ये 6 करोड़ है, ये 4 करोड़ है और ये 2.5 करोड़ है। ये 3 करोड़ है, 1.5 करोड़ है और 75 लाख है। पिछली क्लास में भी मैंने ऐसे ही पढ़ाया था, मैंने ऐसे ही याद किया था, ऐसे ही आपको याद करा के छोड़ूंगी मैं, क्योंकि ये सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये है 75 लाख, 1.5 करोड़। $75 लाख, जिसको समझ नहीं आई अभी समझाऊंगी, रुको, और 50 लाख। देखो मैंने क्या बताया है, मैंने ये क्वेश्चंस में तो आपको बता दिया था, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि बच्चों आपके पेपर में आता है, पूछा जाता है कॉमनवेल्थ में अगर किसी ने गोल्ड जीता उसको कितनी राशि मिलेगी। आपको याद रखना है, उसको गोल्ड लिया तो 1.5 करोड़ राशि मिलेगी। ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में कराया भी था। अब की बार हो सकता है एशियन का पूछ ले, एशियन का सिल्वर पूछ ले, एशियन का ब्रॉन्ज पूछ ले। खेल से हमेशा एक क्वेश्चन आता है और
कौन विजेता रहा वो मैं जब आपको करंट कराऊंगी तब करा दूंगी। अभी एक स्टैटिक बन गया है क्योंकि ये फिक्स राशि है, ये चेंज नहीं होती। तो आपको याद रखना है, अगर कॉमनवेल्थ जीता और कॉमनवेल्थ खेला और सिल्वर जीता है तो मेरे प्यारे बच्चों उसको मिलेंगे 75 लाख। अगर कॉमनवेल्थ खेला है और उसको मिला है ब्रोंज, उसको अमाउंट मिलेगी 50 लाख। ठीक है, ये अमाउंट मैटर नहीं करती, ये नाम जो ये फेम है ना लोगों के आगे, ये ही पैसों से इतनी बड़ी कीमत है इसकी, जिसको पैसों में आका ही नहीं जा सकता। लेकिन क्या है, सरकार कुछ पैसे भी देके ताकि हेल्प भी हो जाए उसकी फाइनेंशियली भी, अदरवाइज तो नाम ही बहुत बड़ा होता है। 6 करोड़ से ज्यादा का तो नाम ही है। अब आप नीरज चोपड़ा से लगा सकते हो आइडिया, उसके लिए 6 करोड़ क्या मैटर कर रहे हैं, है ना। लेकिन उन्होंने 6 करोड़ जीते थे, ओलंपिक में गोल्ड जीता तब। तो ये आपको राशि याद रखनी है। जिस भी बच्चे को याद नहीं होती इसी पैटर्न से लिख लेना, ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज। जैसे मैंने पढ़ा था ऐसे ही आप पढ़ लेना। 6 करोड़, 4 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 1.5 करोड़, 75 लाख, 1.5 करोड़, 75 लाख, 50 लाख। ठीक है, ऐसे ही आप कर लेना, बहुत काम आएगी ये बात। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, उन पाठ ग्रंथों की पहचान कीजिए जिसमें थानेसर का संदर्भ मिलता है। थानेसर से रिलेटेड कुछ बातें बता देती हूं, वैसे मैंने बहुत बार बताई हैं, लेकिन एक ही चीज को बार बार पढ़ेंगे तो आपके माइंड में परमानेंटली सेट हो जाएगी, इसीलिए एक चीज को बार बार पढ़ना पड़ता है ना। जब मैं हरियाणा जीके पढ़ी थी, जैसे मैंने जब पेपर की तैयारी करती थी, मेरे को लगता है शायद मैंने 25 बार हरियाणा जीके पढ़ी होगी। लास्ट में ऐसा हो गया था कि पूरी हरियाणा जीके को मैं 6 घंटे में, एक दिन में पूरी की पूरी रिवाइज करके बैठ जाती थी। तो आपको भी ऐसा ही करना है, शुरू में थोड़ी थोड़ी बातें पढ़ो, फिर क्या करेंगे हम, उसके बाद मान लो जो चीज 30 दिन में होती है फिर वो 20 दिन में होनी शुरू हो जाएगी, 15 दिन में, ऐसे थोड़ी 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 करके एक दिन ऐसा आएगा, इतनी पक्की हो जाएगी कि वही इतना अथाह सागर जिसको आपको ज्ञान लग रहा था, वही आप 6 घंटे में, 7 घंटे में पूरी कर पाओगे। जिस दिन जो आपको 3 महीने में सिलेबस करना है वो 3 घंटे में पूरी करने सीख गए ना, इसका मतलब उस दिन समझ लेना कि आपकी परफेक्ट तैयारी है और अब आप जॉब के लायक हो, है ना। जिसको लगता है कि हाँ मैंने तैयारी कर ली, नजरों से निकाल लिया और अब हम पेपर में दे के आ सकते हैं, नजरों से जो बच्चे निकालेंगे वो नजरों में ही फंसेंगे। क्योंकि आप ये बात ध्यान रखना, जब हम पेपर में बैठते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। हम सिर्फ इस बात की गलतफहमी में रहते हैं कि यार ये होगा या ये होगा। जब तक आपको एक्यूरेट आंसर नहीं होगा, आपको पता है 2 भाई तो सेम मिलने हैं, 2 तो आप फटाफट एलिमिनेट कर दोगे, लेकिन जो 2 सेम मिलेंगे ना उनमें बच्चे फंसते हैं। और उसमें ना फंसने के लिए आपको इतनी प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी कि आप जब पेपर में बैठो तो आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रॉपर तैयार होना पड़ेगा। देखो, उन पाठ ग्रंथों की पहचान थानेसर है बच्चों कुरुक्षेत्र में, ये आपको पता है। ठीक है, यहाँ ये किसकी राजधानी रहा है, ये है हर्षवर्धन की राजधानी। ये सारी बातें हर्षवर्धन की बताऊंगी इसमें। हर्षवर्धन 590 में जन्म एक राजा, उत्तर भारत के अंतिम हिंदू सम्राट राजा, और बहुत बड़े सम्राट सच में थे, क्योंकि छोटी से एज में ही इन्होंने राजगद्दी को संभाला था और इतना बढ़िया संभाला कि उसने तो बहुत सारे क्या है, बहुत सारे काम किए थे। कहां पे, थानेसर में भी। और देखना पूरी इनकी स्टोरी देखना, इनका जन्म हुआ 590 में, ठीक है, और राजा बने 606 में। आप आइडिया लगाओ, 16 साल का बच्चा, आपके घर में जब 16 साल का बच्चा होता है, वो बाहर निकलता है, तब भी आप ये बोलते हो कि अभी ये छोटा है, ये काम नहीं कर पाएगा। और हर्षवर्धन जो कि अंतिम हिंदू भारत के सम्राट राजा रहे हैं, ये 16 साल के क्या बन गए थे, राजा बन गए थे। 606 में इसलिए बने क्योंकि इनके पिता थे प्रभाकर वर्धन। सुनते रहना ध्यान से, पेपर में आता है पिता का नाम प्रभाकर वर्धन, उनकी मृत्यु कर दी गई थी। उनके भाई थे राज्यवर्धन, उनकी भी मृत्यु कर दी थी। फिर इनके प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे थे, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, और एक थी इनकी बहन राजश्री। ठीक है, राजश्री। तो ये 3 भाई बहन थे और इनके पिताजी प्रभाकर वर्धन, तो इनके भाई की भी तभी हत्या कर दी गई थी। तो 606 में क्या बने थे, ये राजा बने थे। आपको ये बात याद रखनी है। और क्या है, 647 में इनकी मृत्यु है। ये सारी राजा कब बने, जन्म कब हुआ, एक तो सारी बातें ये याद रखोगे 647 ईसा पूर्व। एक तो ये बातें याद रखनी है हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन की 3 बुक हैं, आपके पेपर में आती हैं, वो लिख लो। हर्षवर्धन की पुस्तक है कितनी, 3। फर्स्ट है हर्षवर्धन द्वारा लिखी हुई नागानंद, ये तीनों पेपर में आती है। नागानंद,
रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। अब आता है क्वेश्चन, ये तीनों बुक याद रखनी है, तीनों पेपर में आती है। थानेसर के राजा थे, अंतिम हिंदू सम्राट पूछा जाए तो कौन थे? हर्षवर्धन। आप याद रखोगे जन्म 590 में, राजा 606 में, मृत्यु 647 में। ये सारी बातों के बाद आपको याद रखना है हर्षवर्धन की बुक थानेसर, ये कुरुक्षेत्र की जगह थी हमारी, है जगह थी नहीं, कुरुक्षेत्र की है। ठीक है, कुरुक्षेत्र। ठीक है, हर्षवर्धन की 3 बुक याद रखनी है, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ऐसे याद रखना। हर्षवर्धन को क्या थे? नाग और रत्न प्रिय थे। ठीक है, अब आते हैं इनके दरबारी कवि। पूछा जाता है इनका दरबारी कवि किसका? हर्षवर्धन का। एक टॉपिक उठाया थानेसर, उससे रिलेटेड सारी की सारी बातें बता दी। इस टाइप से पढ़ोगे तो आप पेपर में नहीं उलझोगे। इनका दरबारी कवि था बाण भट्ट, या आता है हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, तो आप नहीं भूलोगे, आप याद रखोगे बाण भट्ट। बाण भट्ट तो है ही है, इसके कुछ इन्होंने भी कुछ बुक लिखी बाण भट्ट की, वो आपको याद रखनी है। इनकी है 2, हर्षचरित मतलब हर्षवर्धन के ऊपर लिखी हुई बुक है हर्षचरित, कादम्बरी। ये दोनों बुक आपको याद रखनी है, किसकी हैं? ये है मेरे प्यारे बच्चों बाण भट्ट की। हर्षचरित किसने लिखी? आती है पेपर में। आप बहुत बच्चे जो नहीं पढ़ के गए हैं वो टिक कर देंगे हर्षवर्धन पे, नहीं, इनके दरबारी कवि थे बाण भट्ट, दरबारी कवि। इन्होंने लिखी थी कौन सी? हर्षचरित, और एक लिखी थी कादम्बरी। ये दोनों आपको बातें याद रखनी है। ठीक है, हर्षचरित और कादम्बरी, ये बात थी हर्षवर्धन की। इतनी सारी बातें तो आपको कम से कम याद रखनी ही रखनी है। ठीक है, अब कुछ और बातें बता दूं थानेसर की। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है? थानेसर में। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है? थानेसर में। मकबरा थानेसर की सारी बातें थानेसर की हो रही हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आता है शेख चिल्ली के मकबरे के बाद करण का टीला। करण की हर चीज करनाल में है, लेकिन करण का टीला बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है, तो करण का टीला कहाँ है? आप याद रखोगे कहाँ है? इसमें कुरुक्षेत्र में करण का टीला। करण का टीला है मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में, थानेसर में। कुरुक्षेत्र लगा लो क्योंकि कुरुक्षेत्र की एक जगह है थानेसर। एक आता है भगवानपुर का टीला, ये भी कुरुक्षेत्र में है। ये भी थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, लेकिन पूछा हुआ है, बच्चों को नया लगता है जबकि नया नहीं है। ये भगवानपुर का टीला कहाँ है? ये भी बच्चों कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, ये थी इतनी सारी बातें किसकी? हर्षवर्धन थानेसर की बातें। देखो अब फिर से सुनो एक बार, 2 मिनट मेरे साथ ध्यान से सुनना, आपको सारी बातें याद हो जाएंगी। हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट राजा थे, कहाँ के? थानेसर के। ठीक है, थानेसर कुरुक्षेत्र में है। फिर उनका जन्म पूछा जाता है, आपको याद रखना है 590 में पूछा जाता है। गद्दी पर गद बैठे 606 में। फिर पूछा जाता है मृत्यु 647 में। हर्षवर्धन की 3 बुक आपको याद रखनी है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नाग रतन हर्षवर्धन को प्रिय थे, ऐसे याद रखना है। फिर इनके पूछे जाते हैं दरबारी कवि। बाण भट्ट इनके दरबारी कवि थे, और हर्षचरित और कादम्बरी इनकी 2 बुक थी, किसकी? बाण भट्ट की। हो गई। भगवानपुर का टीला कहाँ है? कुरुक्षेत्र में, याद रखना है। दौलतपुर कुरुक्षेत्र कुछ भी, भगवानपुर का टीला दौलतपुर भी लिखा सकता है, और दौलतपुर ना हो तो कुरुक्षेत्र थानेसर एक ही बात है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के अंदर थानेसर है। ठीक है, अच्छा, करण का टीला शेख चिल्ली का मकबरा है, उसी की बैक साइड में करण का टीला है। करण का टीला इसलिए पूछते हैं क्योंकि करण के टीले, क्योंकि सारी चीजें करण की करनाल में है, और करण का टीला कहाँ है? थानेसर में, इसलिए उलझते हैं। एक भगवानपुर का टीला, ये आपको याद रखनी। अब आते हैं क्वेश्चन पे। थानेसर का संदर्भ मिलता है हर्षचरित में, मिलता है थानेसर का, क्योंकि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाण भट्ट, और बाण भट्ट ने लिखी थी हर्षचरित। युआन सांग की यात्रा वृतांत, बिल्कुल हर्षवर्धन के टाइम में एक चीनी यात्री आया था, ह्वेनसांग। कौन आया था? ह्वेनसांग। उसने अपनी यात्रा का वृतांत, उस टाइम वो हरियाणा का भी, पूरे भारत का दौरा किया था, उसमें से हरियाणा के थानेसर का दौरा किया था, और युआन सांग की यात्रा वृतांत उन्होंने ये बुक लिखी थी। उसमें बताया था कि उत्तर भारत में एक बहुत अच्छा राजा है जो अपनी प्रजा को बहुत अच्छे से संभाल रहा है। बहुत अच्छी अच्छी विशेषताएं किसने बताई थी?
ह्वेनसांग ने बताई थी, और किसकी बताई थी? हर्षवर्धन की बताई थी, ये भी होती है। और कादम्बरी भी है, क्योंकि जो बताई ना मैंने अभी, दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट, उसने हर्षरित और कादम्बरी, ये भी है। ठीक है, ये नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये तो है नहीं, तो पूछा गया थानेसर का संदर्भ मिलता है 1 2 3, ये थर्ड आंसर है, क्योंकि हर्षचरित बाणभट्ट की है, कादम्बरी बाणभट्ट की है, और हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, इसलिए इनका वृतांत मिलता है। ह्वेनसांग ने ये लिखा था, इसका भी जिक्र है, क्योंकि इस टाइम पे क्या किया था? ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के दौरे के टाइम यात्रा की थी। कई बार आता है ह्वेनसांग के टाइम में कौन चीनी यात्री आया था, आप ये भी याद रखोगे, चीनी यात्री आया था हर्षवर्धन के समय में, ह्वेनसांग। ठीक है, ये तो तीनों आंसर है थर्ड, तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल सही सुमेलित नहीं है? बच्चों मैंने है ना आपको नदियों का पूरा टॉपिक कराया है, मैंने 3 क्लास में नदियों का टॉपिक कराया। मैं डेली ये बात बता रही हूं, क्योंकि नदियों के टॉपिक से आपके पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है। मैं डेली, आपने सुना होगा, जो मेरी रेगुलर क्लास देते हैं, मैं हर तीसरे दिन बता रही हूँ, क्योंकि 2 से 3 नंबर का जीके इसमें हरियाणा की नदियों का, जिसे अफवाह तंत्र बोलते हैं, इससे रिलेटेड पेपर में आना है। तो मैं विद मैप मैंने नदियां पूरी डिटेल में करा रखी हैं, वो क्लास जरूर देख के जानिए सभी बच्चों को, चाहे सीईटी का पेपर दो चाहे एचटेट का पेपर दो। देखो, सरस्वती नदी क्या डागसाई से निकलती है? इंदौरी मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। मारकंडा शिवालिक की पहाड़ियों से। टांगरी मोरनी की पहाड़ियों से। ठीक है, बिल्कुल टांगरी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। हमारे हरियाणा की एकमात्र ऐसी नदी है जो हरियाणा में से ही निकल के हरियाणा में ही लुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, मतलब दूसरी नदी में मिल जाती है, वो है टांगरी। टांगरी मोरनी की पहाड़ शिवालिक का हिस्सा है मोरनी हिल्स, और मोरनी हिल्स हमारी कहाँ है? पंचकुला में। तो क्या है, टांगरी नदी मोरनी हिल्स से निकलती है, मतलब पंचकुला से निकलती है। उसके बाद टांगरी किसमें मिल जाती है? मारकंडा में मिल जाती है, तो विलुप्त भी यही हो गई। तो टांगरी नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल सही बात है, और पेपर में आता है ऐसी कौन सी नदी है जो आपके हरियाणा से ही निकल के हरियाणा में ही विलुप्त हो जाती है? तो आप याद रखोगे टांगरी नदी है। एक पूछा जाता है घग्गर कैसी नदी है, आप याद रखोगे घग्गर मौसमी या बरसाती नदी है, क्योंकि जब बारिश आती है उसमें बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, अदरवाइज उसमें जब बारिश नहीं आती उसमें सूखा भी देखने को मिलता है। यमुना के लिए आता है, यमुना कैसी नदी है? आप याद रखोगे यमुना सदानीरा नदी है, जो कि बरसाती नहीं है, लेकिन ये शिवालिक की पहाड़ी से बिल्कुल नहीं निकलती। कौन सी नदी? यमुना नदी। मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है इसके बारे में, कैसे कैसे है, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। मारकंडा शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। इंदौरी हमारी दक्षिण की पहाड़ियों, इंदौरी हमारी दक्षिण की नदी है। इंदौरी है, साहिबी है, और ये है कसोती है, ये सारी किसकी नदियां हैं? दक्षिण भारत की। जिसने नदियों का टॉपिक पढ़ रखा है वो इजीली बता पाएगा। ये तीनों बातें हैं ठीक, लेकिन क्वेश्चन का आंसर है सुमेलित नहीं है। सरस्वती ये नहीं, सरस्वती नदी डागशाई से नहीं निकलती। सरस्वती नदी निकलती है बच्चों हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से। कहां से? हिमाचल प्रदेश के सै से सरस्वती, सै से सिरमौर जिला, ऐसे याद रख लेना, सिरमौर जिले से। ये याद रखोगे तो यही एक गलत था, सिरमौर जिले से निकलती है। और एंटर कहां करती है? ये करती है यमुनानगर के आदि बद्री जगह पे। सरस्वती नदी सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से निकलती है और यमुनानगर के आदि बद्री नामक जगह पे एंटर करती है। हो गई ये बात सरस्वती नदी की। और अब लिखा है यहाँ पे दंगशाई, दंगशाई नहीं ये डागशाई है, और डागशाई किसके लिए है? ये निकलती है यहां से बच्चों घग्गर नदी। हिमाचल प्रदेश के डागशाई पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? वो निकलती है घग्गर नदी। अगर यहाँ पे डागशाई की जगह घग्गर लिख देते तो बिल्कुल सही बात थी, लेकिन अब ये गलत है, क्योंकि सरस्वती डागशाई से नहीं निकलती। सरस्वती निकलती है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से और एंटर करती है हमारे यमुनानगर के आदि बद्री जगह पे। ठीक है, और फिर आपको याद रखना है इसका सरस्वती पुनरुत्थान योजना कब बनाएगी? आपको याद रखना है ये बनाएगी 2015 में। कौन? कब? 2015 में। और मुगलावली जगह पे इसके कुछ साइट मिले हैं, इसलिए मुगलावली जगह पे इसके कुछ साइट मिलने की वजह से यहाँ पे पुनरुत्थान योजना बनाएगी। ठीक है, और ये इसे सरस्वती नदी से क्वेश्चंस आते हैं। हमारी प्राचीनतम नदी कौन सी है? याद रखोगे सरस्वती। महाभारत का युद्ध कहाँ? ध्यान से सुनते रहना जो क्वेश्चंस बता रही हूँ।
महाभारत का युद्ध कहाँ किस नदी के किनारे हुआ? याद रखोगे सरस्वती नदी के। सनीसा झील किसके पास है? सरस्वती नदी के, क्योंकि सनीसा झील आके ही सरस्वती नदी सनीसा झील में ही आके मिलती है। तो जितने भी प्राचीन स्थल हैं, पूछ लिया जाए किस नदी के किनारे हैं, आप बिना सोचे समझे सरस्वती नदी टिक कराना, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, आंसर है ए, फोर्थ का आंसर है बच्चों ए, ठीक है। अब देखो, मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया किसने? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया। ये बताओगे आप? मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन कम से कम 6 बार करा दिया। तो जो बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे हैं वो बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर डालना कि इसके मुख्य न्यायाधीश किसने कार्य नहीं किया। इससे ये जरूर पता लग जाएगा कि आप क्लास ढंग से ले रहे हो या नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राण वायु देवता पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है? प्राण वायु देवता पेंशन योजना इसीलिए चलाई गई थी बच्चों, आप देखते हो जो रोड के पास में कई बार जाते जाते आप देखते हो जो पेड़ होते हैं, पेड़ की थोड़ी सी छाल कट करके उस पर सीक्वेंस लिख रखी है 1 2 3 4 5, ऐसे कहीं 75 76 77। ये सीक्वेंस लिखने का मतलब यही है कि पेड़ों की कटाई ना करें। इसका मतलब ये सरकार के अंतर्गत आते हैं। अगर आपने इनकी कटाई की तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। सबसे पहली बात, इनको लिखने का यही क्या है? तरीका है कि पेड़ों को काटने से बचाया जा सकता है। अब ये है प्राण वायु देवता पेंशन। प्राण वायु देवता पेंशन इसीलिए है क्योंकि प्राण बचाए जाएं। जो ये वायु देवता है, मतलब कौन है वायु देवता? जो हमें हवा दे रहे, कौन दे रहे? पौधे, ठीक है। ये पेंशन योजना इसीलिए चलाई गई थी ताकि इनकी जो भी देख रेख करेंगे उनको हम कुछ पेंशन देंगे, और पेंशन के माध्यम से मतलब कुछ लोगों को, हर इंसान को लालच तो होता ही है ना, कुछ पैसों के जरिए पेड़ों की देख रेख की जा सकेगी। कल को ना जो पेड़ों की कटाई कर रहे हैं उससे भी बचाव हो सकेगा, क्योंकि सभी को पता है हमारा वृक्षारोपण, पौधारोपण बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है। इसीलिए हम तरु दिवस का क्वेश्चन आता है, ये भी याद रखना। याद आ गया मुझे, तरु दिवस कब मनाया जाता है? देख लो, ये प्राण वायु देवता पेड़ों की देखभाल के लिए हमें तरु दिवस भी बनाना पड़ता है। आप याद रखोगे 15 जुलाई को, ठीक है। कब बनाया जाता है तरु दिवस? 15 जुलाई को, आप याद रखोगे। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, ये प्रोजेक्ट भी चलाया था हरियाणा ने, ताकि हम हमारे हरियाणा को ग्रीनिंग, हरा भरा रखें। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा हरियाणा सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट चलाया गया। हम क्वेश्चन आता है, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तरु दिवस कब मनाया जाता है? ये भी आप याद रखोगे, तरु दिवस मनाया जाता है 15 जुलाई को, ठीक है, रखोगे याद। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। इतनी सारी बातें बता दी, अब आप वैसे ही आंसर बता पाओगे इसके बारे में। प्राण वायु देवता पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है? पुराने पेड़ों का संरक्षण करना, ताकि पेड़ों की लोग कटाई ना करें, और ये जो हमारी ग्रीनिंग है इसको कम ना करें। और पौधारोपण के लिए देखा होगा ना, बार बार प्रोजेक्ट चला रही है सरकार कि 75 साल के हो गए हैं उनके लिए भी चला रही है सरकार प्राण वायु देवता। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा प्रोजेक्ट चला रही है, तरु दिवस मना रहे हैं हम, तो ग्रीनिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार बहुत तरह के प्रोजेक्ट चला रही है। उसी में से हम प्राण वायु देवता पेंशन, इस टाइप के क्वेश्चन से साफ ही पता लग रहा है प्राण बचाए जाए वायु देवता। वायु देवता कौन है? जो पेड़ हमें हवा दे रही है वही तो होगे ना। तो पुराने पेड़ों का संरक्षण करना, आंसर है 6 का ए, ठीक है। तरु दिवस याद रखना भाई, ये पेपर में आता है। एक और भी आप याद रखना, चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क, ये भी बार बार क्वेश्चन आता है। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क कहाँ है और कब बनाया गया? हरियाली को बढ़ावा देने के लिए और जड़ी बूटियों के लिए। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क हमारा ये इस टाइप का पार्क पहला पार्क है, और आपको याद रखना ये कहाँ है? ये है मेरे प्यारे बच्चों चूहूपुर, यमुनानगर में, ठीक है। चूहूपुर कहाँ है? यमुनानगर में। और ये बनाया कब गया ये भी आप याद रखोगे। देवीलाल हर्बल पार्क कब शुरू किया गया? 2003 में। ये विशेषता इसीलिए बनाया गया था कि अलग अलग टाइप की जड़ी बूटियां और जड़ी बूटियों से अलग अलग प्रकार की दवाइयां औषधि बनाई जाए। रखोगे याद। सबसे ज्यादा गन्ना भी यमुनानगर में होता है, याद रखोगे। वन संतोर जगह है सब। देखो वैसे हमारे हरियाणा में हाथी है नहीं, लेकिन यमुनानगर की बाउंड्री कहाँ? उत्तराखंड से अटैच होती है। सबसे छोटी बाउंड्री हमारा हरियाणा किसके साथ टच करता है? उत्तराखंड के देहरादून के साथ, 11 किलोमीटर। तो वहां के नेशनल पार्क से चल के हमारे कालेसर के नेशनल पार्क में कुछ हाथी आ जाते हैं। लगभग हमारे
हरियाणा का पूरा डेटा ये है कि हमारे हरियाणा में सिर्फ 5 हाथी पाए गए हैं, वो भी कालेसर के वन में, जो कि यमुनानगर में है। तो कालेसर के वन में ही हाथी मिल गए, इसीलिए किसी हाथी को कभी भी कोई दिक्कत हो, उसके लिए हमारे हरियाणा के यमुनानगर में ही हाथी पुनर्स्थापना केंद्र बनाया गया है। मतलब हाथी को दोबारा से हमारे हरियाणा में भी हाथी हो, उसके लिए केंद्र बनाया गया है। आपको वो भी याद रखना है, बनसंतोर जगह यमुनानगर की। तो आपके पेपर में आ जाए हाथी पुनर्स्थापना केंद्र कहाँ है, आप याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, वो कहाँ है, बनसंतोर पुनर्स्थापना केंद्र यमुनानगर में, ठीक है। और चूहूपुर ये भी आपको याद रखना है। और सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ है, 27% गन्ना केवल और केवल हमारा हरियाणा का खाली यमुना पैदा कर रहा है, ये भी आपको याद रखनी है। सरस्वती शुगर मिल कहाँ है, जो 1933 में बनाएगी, आप याद रखोगे सरस्वती शुगर मिल कहाँ है, हमारी यमुनानगर में। और ये शराब का केंद्र है एक, मतलब शराब के लिए बनाई गई कुछ मिलें हैं वहां पे जगाधरी में, वो भी आपको याद रखनी है। और सबसे बड़ा कागज का काम जो होता है ना, पेपर सिटी जिसको बोला जाता है यमुनानगर को, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कागज पेपर का काम किया जाता है, मतलब पेपर को बनाया जाता है। कहाँ पे, यमुनानगर में। और न्यू टिम्बर मार्केट, वुड की लकड़ी की मार्केट, वो भी कहाँ पे है, यमुनानगर में। इतनी सारी बातें आपको यमुनानगर की याद रखनी है। टिम्बर मार्केट, न्यू टिम्बर मार्केट का है हमारी यमुनानगर में। और शराब का केंद्र जगाधरी यमुनानगर। और कागज वर्क, कागज बनाया जाता है वो कहाँ, यमुनानगर में। सरस्वती शुगर मिल जो कि 1933 में बनाई गई, वो कहाँ है बच्चों, यमुनानगर में। ये इतनी एक्स्ट्रा बातें जो बता रही हूँ ना, वो सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि सारी बातें आपके क्वेश्चन है, आपके पेपर में आपको मिलेंगे। फिर आपके दिमाग में जो मैं बार बार ये बातें बताती हूँ ना, फिर वो माइंड में क्लिक होंगे, फिर एकदम से फटाक दे वहीं पे आंसर जाएगा। और जब आपकी कोई भी क्वेश्चन देख के आपका माइंड जब फर्स्ट टाइम ये कह देता है ना कि ये आंसर होगा, फिर आपको कंफ्यूज नहीं होना, उसी पे टिक कराना। हमेशा वो सही सबसे पहले माइंड बताता है, बाद में तो हम ऑप्शन देख के सिर्फ पजल हो जाते हैं। तो ये जितनी बातें बोलती हूँ ना, ये आपके पेपर में, आपके माइंड में जब बैठोगे ना, तब बहुत टिक करेंगे कि मैम ने ये बताया था, ये बताया था, ठीक है। जो मैं लिखती कम हूँ और बोल ज्यादा रही हूँ ना, ये बोल रही हूँ ना, ये बातें आपको ज्यादा याद रहेंगी। जब पढ़ते हो ना, आसपास में क्या हो रहा है, उन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड किया करो, सिर्फ सुनने पे फोकस रखा करो कि क्या बोला जा रहा है, हम उसको सुने और ध्यान रखें। सुनी हुई बातें ज्यादा याद रहती हैं, और नजरों से और निकल गई तो बिल्कुल परफेक्शन के साथ अच्छे से पक्की हो जाती है, ठीक है। तो 6 का आंसर है बच्चों ए। देखो, निम्नलिखित राज्यपालों में से किसकी मृत्यु कार्यकाल के रहते हुए हुई थी। देखो, राज्यपाल कभी भी हरियाणा का नहीं होगा, कोई भी राज्य है, भारत के 28 राज्य, 8 यूटी, जितने राज्य हैं उसमें से जो भी राज्यपाल होगा वो कभी भी उसी राज्य का नहीं होगा। क्योंकि अगर राज्यपाल उसी राज्य का बना दिया गया तो वो सही रिपोर्ट नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि सीएम पता है, मान लो हरियाणा के नायब सिंह सैनी जी हैं, तो वो अपने हरियाणा की कोई भी गलत खबर क्यों देंगे, क्योंकि 15-15वें दिन कहाँ रिपोर्ट जाती है, गृह मंत्रालय और राष्ट्रपति के पास, ठीक है। वो जो 15 दिन की हर अमित शाह के पास जो अभी है गृह मंत्रालय जिनके पास है, अगर वहां पे वो रिपोर्ट गई और कुछ भी गलत लिखा गया तो किस पे डांट पड़ेगी, सीएम पे पड़ेगी ना। तो इसीलिए राज्यपाल सही रिपोर्ट देते हैं, और इसीलिए दूसरे स्टेट के बनाए जाते हैं ताकि सही रिपोर्ट हर राज्य की हमें मिल सके। कभी भी उसी राज्य का राज्यपाल कभी नहीं होता। एक आपको याद रखना है, जो भी हरियाणा की यूनिवर्सिटीज हैं उनके वीसी कौन होते हैं, उनके वीसी कौन होते हैं, सॉरी ये तो वीसी वाइस चांसलर हो गए, और मुख्य चीफ वाइस चांसलर होंगे, चीफ वो होंगे हमेशा राज्यपाल। देखना आप जब भी पढ़ते हो हरियाणा किस यूनिवर्सिटी का वीसी है, लेकिन जब चीफ की बात आती है तो वो वहां पे कभी नहीं होते, वो प्रेजेंट होते हैं चंडीगढ़, राज्यपाल माना जाता है, राज्यपाल को कहते हैं उनका चीफ, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी का जो भी स्टेट की यूनिवर्सिटी उनके चीफ कौन होंगे, राज्यपाल। जैसे महेंद्रगढ़ की जंतपाली यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल लेवल की है, जो कि 2009 में बनाई गई थी। आपके क्वेश्चन आता है जंतपाली यूनिवर्सिटी कहाँ है, महेंद्रगढ़ में, कब बनाई गई, 2009 में। वो सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी है, तो उसके चीफ राज्यपाल नहीं है, क्योंकि राज्यपाल सिर्फ और सिर्फ स्टेट की यूनिवर्सिटीज हैं उनके चीफ होते हैं। एक बात तो आप ये याद रखोगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे राज्यपाल की, पेपर में आता है सबसे पहला राज्यपाल कौन था, आपको याद रखना है, कौन थे, धर्मवीर सिंह, पहला राज्यपाल। कौन थे, धर्मवीर सिंह, और थे कहां के, यूपी के।
धर्मवीर सिंह। ठीक है, अब कौन है आप याद रखोगे, 18वें नंबर के सीक्वेंस पूछ लेते हैं। 18वें हैं बच्चों कौन, बंडारू दत्तात्रेय, और हैं कहां से, तेलंगाना से। दत्तात्रेय 18वें नंबर के और तेलंगाना के हैं ये। अगर तेलंगाना हैदराबाद के, ठीक है, अगर तेलंगाना है तो वेलेंडल, अगर ये नहीं है तो हैदराबाद, और ये भी नहीं है तो आप आंध्र प्रदेश में टिक कर दोगे, क्योंकि जब पैदा हुए थे तब तो आंध्र प्रदेश ही था, तेलंगाना थोड़े बना था। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। और ये पूछा गया है राज्यपाल, इसका आर्टिकल भी है, आप देखोगे राज्यपाल का जिक्र आर्टिकल 153 में है। किसमें है, 153 में। ये भी बात आपको याद रखनी है। देखो बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसकी मृत्यु कार्यकाल के रहते हुए हुई थी। सबसे लंबे टाइम के राज्यपाल वीएन चक्रवर्ती, और ये सीट पे गद्दी पे ही बैठे हुए एक्सपायर हुए थे। और सबसे लंबे कार्यकाल किनका था, वीएन चक्रवर्ती का, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और सबसे कम किसका था वो भी आप याद रखना, ओम प्रकाश वर्मा का। लिख लो, सबसे लंबा कार्यकाल, और ये गद्दी पे बैठे हुए ही एक्सपायर हुए थे। सबसे लंबा कार्यकाल पूछा जाता है, सबसे लंबा कार्यकाल किसका था राज्यपाल के रूप में, कौन थे, वीएन चक्रवर्ती। 18वें नंबर के हैं बंडारू दत्तात्रेय, तेलंगाना, हैदराबाद। ये दोनों ऑप्शन में ना हो तो आप किसके साथ चले जाओगे, आंध्र प्रदेश के साथ। अब मैं इस चीज को इरेज कर रही हूं क्योंकि और बात बताऊंगी मैं आपको। सबसे कम समय के लिए राज्यपाल कौन थे, सबसे ज्यादा कौन, सबसे कम कौन, सबसे पहला कौन, कौन सा आर्टिकल अभी कौन है राज्यपाल, ये सारी बातें आती हैं। और जो हमारे हैं हाई कोर्ट, उसके हैं चीफ जस्टिस, उनको शपथ कौन दिलाते हैं, राज्यपाल ही दिलाते हैं। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं, जो हरियाणा के पंजाब एंड हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो उनको शपथ दिला देंगे, और राज्यपाल उनको मतलब आपस में एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, आर्टिकल बता दिया। अब आता है सबसे लंबा कार्यकाल और सबसे छोटा कार्यकाल। सबसे छोटा कार्यकाल है बच्चों ओम प्रकाश वर्मा का। सबसे छोटा कार्यकाल ये आप याद रखोगे बच्चों, ये है ओम प्रकाश वर्मा। तो सबसे छोटा, सबसे लंबा, सबसे पहला कौन सा, सबसे अभी कौन, ये सारी बातें याद रखनी है। ठीक है, रखोगे याद। तो इसका 7th का आंसर तो है ए, वीएन चक्रवर्ती। सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का ही है, वीएन चक्रवर्ती का। और राज्यपाल का जिक्र कौन सी आर्टिकल में है, आर्टिकल 153। पहला राज्यपाल कौन, धर्मवीर सिंह। सबसे छोटा कार्यकाल किसका, ओम प्रकाश वर्मा का। ये थी हमारी राज्यपाल से रिलेटेड आने वाले क्वेश्चन। अब आते हैं 8th क्वेश्चन पे। देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देखना। अभी बनाए दिल्ली मुंबई कॉरिडोर। हरियाणा में दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के तहत प्रस्तावित निवेश क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया कौन सा सत्य नहीं है। जब आप गूगल पे सर्च मारोगे ना तब आपको पता लगेगा। वैसे लगभग बच्चे ये करके आएंगे, रेवाड़ी, हिसार, क्योंकि फरीदाबाद, पलवल तो पास पास में होंगे, लगता है कि ये होंगे। कुंडली, सोनीपत भी लगता है क्योंकि कुंडली सोनीपत में ही ये भी होगा। मानेसर, बावल ये भी लगता है, लेकिन ये नहीं लगता रेवाड़ी, हिसार। जबकि ये है, और ये भी है, और ये भी है, और ये भी है। पता नहीं क्यों पूछा था, सत्य नहीं है। जबकि आप गूगल पे सर्च मारोगे तो चारों के चारों गलियारे हैं। रेवाड़ी और हिसार निवेश क्षेत्र है बच्चों, हिसार रेवाड़ी वाला। और फरीदाबाद, पलवल औद्योगिक भी है, कुंडली, सोनीपत भी, मानेसर, पलवल भी औद्योगिक। 4 ही है ये दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के तहत। और आपको चारों याद रखने हैं। दिल्ली मुंबई औद्योगिक क्षेत्र के लिए कौन कौन से, फरीदाबाद, पलवल, कुंडली, सोनीपत, रेवाड़ी, हिसार, और चौथा कौन सा था ये, मानेसर, बावल निवेश क्षेत्र। चारों के चारों हैं। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन पता नहीं इस पे बच्चों ने कुछ क्वेरी, कुछ डाउट कुछ लगाया या नहीं, ये बात मुझे नहीं पता, लेकिन ये आपको याद रखनी है। हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए कार्यों की अपनी वार्षिक रिपोर्ट निम्नलिखित को प्रस्तुत करता है। जितने भी बड़े बड़े हरियाणा के कार्य होते हैं ना, वो अपनी रिपोर्ट हमेशा, जब आपको पता भी ना होना तो आप राज्यपाल के साथ बिना सोचे समझे चले जाना, क्योंकि लगभग पूरे हरियाणा की जितनी भी रिपोर्ट्स है ना, सारी किसको दी जाती है, राज्यपाल को दी जाती है। क्योंकि कार्यकारी किसी भी राज्य के हो या पूरे भारत के कार्यकारी अधिकारी हैं,
कागज की लिखत पढ़त का काम के कार्यकारी अधिकारी है राष्ट्रपति। और जब किसी स्टेट की बात आती है, जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं, जो भी चीजें कार्यकारी होती हैं, वो सौंपी जाती हैं किसको? राज्यपाल को। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। किसको प्रस्तुत करेगा बच्चों? हरियाणा के राज्यपाल को, बंडारू दत्तात्रेय 18वें नंबर के। तो 9th का आंसर है ए। अब आते हैं हम 10th क्वेश्चन पे। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में हरियाणा के एथलीटों द्वारा जीते गए पदों की कुल संख्या इस प्रकार है। वैसे मैं ये करवाऊंगी उस टाइम पे। वैसे याद रखना 2021 में एथलीटों द्वारा पदक थे वो थे हमारे 6। कितने थे? 6। ये आपको याद रखने हैं, ये रट लेने हैं, ठीक है। पैरा ओलंपिक, ओलंपिक ये सारे कराऊंगी मैं, लेकिन इस क्वेश्चन में पेपर में आया है, इसका मतलब ये कंफर्म है ओलंपिक का और पैरा ओलंपिक का आपके पेपर में आएगा। राशि अभी मैंने सारी कराई थी, किसमें कितनी मिलती है, राजीव गांधी कब शुरू हुआ, अर्जुन कब शुरू हुआ, भीम अवार्ड किसे दिया जाता है, कितनी राशि है, ये सारी बातें आपको जो बताई वो सारी याद रखनी है। कई बार स्टैटिक के रूप में पूछ लेते हैं और कई बार करंट के रूप में पूछ लेते हैं, लेकिन दोनों आने चाहिए, क्योंकि ना HSSC का पता और ना HBSC का पता, कुछ भी पूछ सकते हैं आपको। हर कंडीशन के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर है 6, सेकेंड आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने 2 दिन पहले भी ये क्वेश्चन कराया था, जो भी बच्चे मेरी क्लास देख रहे हैं। यूनेस्को के रामसर सम्मेलन के तहत हरियाणा के किन स्थानों को रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है? इन्हें 2 रामसर स्थल के रूप में इसलिए सूचित किया गया है, हमारे हरियाणा के कुछ इको सेंसिटिव जोन है। इको सेंसिटिव जोन मतलब क्या है? संरक्षित तो उन्हें करना ही पड़ेगा। मतलब इको मतलब सेंसिटिव जोन जो होते हैं उनको बोलते हैं हम संरक्षित रखने के लिए, क्योंकि उनमें क्या है, बहुत बाहर से प्रवासी पक्षी आते हैं। जैसे भिंडावास में 250 प्रकार की प्रजाति आती हैं, इसका मतलब वहां पे कुछ जोन है ऐसा जो स्पेशल वहीं पे पक्षी आ रहे हैं। और एक हमारा है कहाँ का नेशनल पार्क, गुरुग्राम के सुल्तानपुर, जो कि फर्रुख नगर में है। वहां पे भी साइबेरिया से, रशिया की जगह से जनवरी फरवरी के महीने में 500 प्रकार की प्रजाति देखने को मिलती है पक्षियों की। इसका मतलब वो भी इको सेंसिटिव जोन है। और एक झज्जर का भिंडावास, वो भी इको सेंसिटिव जोन, और इन्हीं को रामसर साइट में शामिल किया गया है। आपको दोनों की दोनों आपको याद रखनी है, कौन सी है? सुल्तानपुर का राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो यूनेस्को ने रामसर सम्मेलन के तहत हरियाणा के किन स्थानों को रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है? रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है बच्चे, वो है 2। एक है भिंडावास और एक है सुल्तानपुर, जो कि फर्रुख नगर गुरुग्राम में है। और भिंडावास, खापड़वास 2 झील भी हैं झज्जर में। भिंडावास झील कहाँ है पूछा जाए तो झज्जर टिक करोगे, खापरवास झील कहाँ है, झज्जर टिक करोगे। ऐसे ये झील के साथ साथ दोनों के दोनों वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। एक बार क्वेश्चन आया था, ऐसी कौन सी जगह है जिसको झील और वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों के रूप में दर्जा मिला है? तो आप याद रखोगे भिंडावास और खापड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य भी है और दोनों की दोनों झील भी है, जो कि झज्जर जिले में है। आप याद रखोगे बच्चों, आंसर है इसका ए। रामसर साइट में जो यूनेस्को ने शामिल किया, हमारी 2 ही जगह, सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुरुग्राम फर्रुख नगर में, गुरुग्राम फर्रुख नगर, ठीक है, फर्रुख नगर, जिसे कि नेशनल लेवल का दर्जा कब मिला? 1991 में। देखो कितनी बारी बता दिया। क्या बच्चों के हरियाणा जी की याद नहीं होगी? बहुत अच्छे से होगी। एक क्वेश्चन कितनी बार चल रहा है। पक्षी विहार कब बनाया गया? 1972 में, ठीक है। तो आप याद रखोगे बातें। और भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि झज्जर में है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। हरियाणा में लोकायुक्त संस्था की स्थापना वर्ष 2002 में हुई। हरियाणा के पहले लोकायुक्त थे प्रीतम पाल। क्या ये दोनों बातें सही हैं बच्चों? ये दोनों की दोनों बातें सही हैं। फर्स्ट और सेकंड आर करेक्ट। ये दोनों की दोनों बातें क्या है? सही हैं। लोकायुक्त है जो कहां से? स्वीडन से लिया हुआ कंसेप्ट है लोकायुक्त का, और पहले लोकायुक्त थे प्रीतम पाल। ये दोनों की दोनों बातें याद रखनी है। जिसे ओम्बर्ड्समैन बोलते हैं, स्वीडन से ये कंसेप्ट लिया गया था लोकायुक्त का। कई बार पेपर में आया है लोकायुक्त कंसेप्ट कहां से लिया? इंडिया ने। इंडिया से हरियाणा में तो आना ही था, क्योंकि इंडिया में बनाया गया। तो फिर ये आपको याद रखना है, ये लिया गया था कंसेप्ट स्वीडन से, ठीक है। अब देखो, हरियाणा के किस शहर को युद्ध नायकों का शहर बोला जाता है? सबसे ज्यादा युद्ध कहाँ हुए? पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की द्वितीय लड़ाई, पानीपत की तृतीय लड़ाई। कहाँ? पानीपत।
युद्ध नायकों का शहर बोला जाता है? एक पानीपत आंसर है इसका थर्ड। हाली झील कहाँ है? ये आप याद रखोगे बच्चों, हाली झील है कहाँ पे? पानीपत में। बुनकरों की नगरी वीवर सिटी, वीवर सिटी, बुनकरों की नगरी ना आए तो वीवर सिटी भी लिखा जाता है। ये कहाँ है बच्चों? ये है पानीपत में। पानीपत की बातें बता रही हूँ, सारी बातें बता पाऊंगी तो। NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, यूरिया उर्वरक संयंत्र, NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, यूरिया उर्वरक संयंत्र, ये कहाँ है? ये भी कहाँ है? पानीपत में है। ये बातें आपको याद रखनी है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड और यूरिया उर्वरक संयंत्र, ये हमारे कहाँ है? दोनों चीजें ये है मेरे प्यारे बच्चों हमारी पानीपत में। NFL भी हमारी पानीपत में है। यूरिया के लिए पचरंगा अचार कहाँ का फेमस है? ये भी आपको याद रखना है। पचरंगा अचार है कहाँ का? पानीपत का। पचरंगा अचार। पानीपत ही एक ऐसा जिला है जो करनाल से अलग होके, अचरंगा नहीं है, पचरंगा अचार बच्चों, पचरंगा अचार है पानीपत में। ठीक है, देखो पानीपत जिला बना 1 नवंबर 1989 को करनाल से अलग होके। यही एक ऐसा जिला है, यहां से अलग हो गया, फिर वापस से जाके करनाल में मिल गया और फिर 1991 में अलग अलग जिले के रूप में अस्तित्व में आया था 1991 में। तो पूछा जाता है ऐसा कौन सा जिला है जो 2 बार बना? आप याद रखोगे, करनाल से अलग हुआ 1 नवंबर 1989 को पानीपत जिला बन गया, फिर वापस से करनाल में मिल गया और फिर वापस से 1991 में अलग जिले के रूप में अस्तित्व में आया। वो कौन है बच्चों? पानीपत। देखो कोई भी जिला बनाने के लिए ना बहुत सारी कंडीशंस होती हैं कि आपके पास जो दूसरा शहर है वो किस दायरे में है, कितनी किलोमीटर पे है। आप जब इसको जिला बना रहे हो तो इसके आसपास की जनसंख्या कितनी है। आसपास में जिला बनाने का रीजन ये भी होता है सरकार का, जो उनके हेडक्वार्टर्स है, मतलब मेनली काम है, जैसे पानीपत के आसपास के गांव है, उनको क्या करना पड़ेगा कि वो उठ के पानीपत जाए, एक तो वहां सुटेबल हो, एक वहां से उठ के उनको करनाल जाना पड़े, तो थोड़ा सा दूर हो गया ना। तो सरकार भी ये चाहती है जब कोई जिला बनाने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, जो वो कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, तो उसको एक जिले के रूप में अस्तित्व में ला दिया जाता है। क्योंकि आपको पता है जिला लाने के लिए बहुत सारी कंडीशंस को पूरी करनी पड़ती है। जैसे कि अब 23वें जिले घोषित के रूप में किस किस का नाम लिया गया है? गोहाना का। नायब सिंह सैनी जी ने एक जिला गोहाना के लिए अनाउंस कर दिया है कि 23वां जिला हमारा कौन सा होगा? गोहाना। क्योंकि सारे काम सोनीपत जाना पड़ता था और गोहाना के आसपास के लोगों को इतनी दूर डिस्टेंस कवर ना करना पड़े, और गोहाना से रोहतक भी काफी डिस्टेंस पे है और सोनीपत भी काफी डिस्टेंस पे है। आसपास में जो जनसंख्या होनी चाहिए वो भी पूरी है, सारी क्राइटेरिया कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो उसको एक अलग जिले के रूप में अस्तित्व में लाने की बात कही गई है। इसीलिए वैसे तो सरकार को एक अलग जिला बना रहे हैं ना, तो नगर निगम बनाना बहुत पैसा लगता है, लेकिन सरकार ये भी सोचती है कि जनता क्या ना हो, दुखी ना हो। बहुत टाइम से घोषणा की बात थी, एक हांसी के रे गोहाना की, गोहाना को अनाउंस कर दिया गया, कुछ टाइम बाद हांसी का भी नंबर आने वाला है। ठीक है, तो ये जो कंडीशंस है ना, ये सारी पूरी करते हैं ना तब जाके। अच्छा, एक आती है बाहोली, आती नहीं है, बाहोली गांव है पानीपत का। वहां पे जैसे पहले क्या होता था, हमारी गुजरात से, मतलब क्या है ये नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड और यूरिया उर्वरक संयंत्र, चलो जब भी याद आएगी, मैं भूल गई अब क्या नाम था उसका, ध्यान नहीं आ रहा। आप याद रखना बाहोली कहाँ है। हाँ, तेल शोधक संयंत्र आ गया याद। तेल है ना, पहले हमारा क्या आता था कि आपने देखा होगा बहुत सारी ट्रेनें भर भर के आती थी पेट्रोलियम की, कोयले की, जिनसे तेल बनता है, जो तेल हम यूज करते हैं। ठीक है, उसकी पेट्रोल रिफाइनरी कहाँ की है? गुजरात की। तो गुजरात से आता था कैसे? ट्रेन में भर भर के। अब एक और सुविधा कर दी गई है, क्या?
नीचे ही अंडरग्राउंड क्या बना दी गई है, पाइपलाइनें बिछा दी गई हैं, जिससे हमें जो हमारा खर्चा लगता था ना, जो ये लोहे की देखते हो आप बड़ी बड़ी इतने बड़े बड़े ड्रम्स दिखते हैं ना, जो ये आता है तेल शोधक कारखाना, तो वो बाहोली में है। हमारे हरियाणा का ही प्रथम जो अंडरग्राउंड करके जो तेल की पाइपलाइन बिछाई गई है वो बाहोली में बिछाई गई है। तेल शोधक कारखाना आता है वो कहाँ पे है, हमारे हरियाणा का सबसे बड़ी रिफाइनरी आप याद रखोगे वो है बाहोली की। तो क्वेश्चन ये आता है सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कहाँ की, आप याद रखोगे बाहोली की। बाहोली कहाँ है, पानीपत में। पहले जब बनाया गया था तब तो करनाल में था, क्योंकि 1980 में स्टेब्लिश हुआ था, लेकिन ये बाहोली जगह बाद में पानीपत जिला अलग बना तो उसमें शामिल हो गया। ठीक है, तो ये जितनी बातें पानीपत की हैं आपको सारी बातें याद रखनी है बच्चों। थर्ड का आंसर है थर्ड। देखो अब देखो, हरियाणा के निम्नलिखित स्मारकों में से किसे राज्य संरक्षित स्मारकों का दर्जा प्राप्त है? शेख तैयब का मकबरा, शोभा सागर तालाब, भीमा देवी। आपको इसमें याद रखना है बच्चों, क्या बताओ आप, ये तीनों के तीनों संरक्षित स्मारकों का दर्जा मिला है किनको? शोभा सागर, शेख तैयब का मकबरा और भीमा देवी। भीमा देवी है पंचकुला में। ठीक है, याद रखने, ये फोर्थ का आंसर है डी। देखो कौन सा संस्थान हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए जिम्मेदार है? जब भी औद्योगिक की बात आ जाए ना तो आपको याद रखना है HSIIDC। ये आप औद्योगिक का जितना भी काम है ना, कि हमारे हरियाणा में इतने उद्योग डेवलप होने चाहिए, इतना इन चीजों का प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए, इन चीजों पे ये काम करना चाहिए। आप इन चीजों पे जब ये उद्योग की बात आती है, देखो उद्योग में बड़े बड़े लोग तो काम करते हैं, उनके साथ साथ जो आस पड़ोस के, मान लो कि उद्योग बना दिए, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी ले आई और वो अदर स्टेट की भी शामिल कर लिए, लेकिन जो छोटे छोटे काम होते हैं वो तो आस पड़ोस के जो गांव है उन्हीं के लोगों को तो रोजगार मिलता है ना, चाहे वो 10,000 12,000, उनकी रोजी रोटी का जुगाड़ तो बनता है ना। वो ऐसा तो है नहीं 10-12 हजार के लिए गुजरात से उठा लाएंगे, नहीं। औद्योगिक क्षेत्र इसीलिए बनाए जाते हैं कि यहाँ ये एरिया ऐसा है जहां पे हम उद्योग बना सकते हैं, क्योंकि खुली जगह है, उस पर अच्छे तरीके से उद्योग स्टेब्लिश किए जा सकते हैं। तो वो कौन सी संस्था हमारे हरियाणा की आप याद रखोगे, ये है ये वाली HSIDC, हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्र। अब क्वेश्चन ये आता है इसकी फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। लिख लो, ये इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है पेपर में कई बार। हरियाणा स्टेट स्ट्रक्चर्ड हरियाणा स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो आप याद रखने हैं डेवलपमेंट, सी का मतलब है कॉर्पोरेशन, हरियाणा स्ट्रक्चर नहीं, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। फिर से सुन लो, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कॉर्पोरेशन, ये आपका काम करती है औद्योगिक के लिए। ठीक है, फिर आता है हुड्डा। ये हुड्डा है ना, इसको अब HSVP बना दिया गया है, क्योंकि हुड्डा से अब पता है आपको सरकार है बीजेपी की हुड्डा के नाम से, जबकि हुड्डा का वो वाला मतलब नहीं है HDDO वाला, लेकिन सरकार ने सोचा कि ये हुड्डा की फीलिंग दिला रहा है, इसका नाम चेंज करके क्या बना दिया गया? वैसे तो था हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, लेकिन इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। ये आपको याद रखना है, आपके पेपर में आ जाए HUD की फुल फॉर्म क्या है, आप याद रखोगे हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? HSVP, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, इसका नाम कर दिया गया है बच्चों। ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएगा। तो इस औद्योगिक के लिए कौन सा काम करता है? हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये काम करता है। इसका आंसर है थर्ड, 5 का आंसर है बच्चों थर्ड। अब आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणा निम्नलिखित में से किसे हरियाणा के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? बताओ आप, क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा नियुक्ति नहीं दी जाती? आप पढ़ते नहीं हो कि शपथ दिलाई गई आज हरियाणा के मुख्यमंत्री को बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा, नायब सिंह सैनी को शपथ दिलाई गई थी। तो क्या आपने पढ़ा नहीं था? आपने पढ़ा था, अभी बताया है। पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के
जज को नहीं देते बच्चों, चीफ जस्टिस को देते हैं। जज को तो चीफ जस्टिस शपथ दिलाता है, यही आंसर हो गया। नहीं देते, इसको नहीं देते भाई, क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के चीफ जस्टिस को तो शपथ दिलाएंगे राज्यपाल, लेकिन हर जज को राज्यपाल कैसे शपथ दिला देंगे? वो देते हैं कौन? चीफ जस्टिस। ठीक है, तो यही आंसर है इसका। मानवाधिकार वाले को, इनको तो दिलाते हैं, तो 6 का आंसर है बच्चों 2। अब आ जाओ कौन से पे। कौन राज्यपालों के सिविल सेवक रहे हैं? आप याद रखोगे, राज्यपालों में से एक मतलब सिविल सर्वेंट भी रहे हैं, आप याद रखोगे। जय सुखलाल हाथी ऐसे हैं जो राज्यपाल के साथ साथ एक सिविल सेवक भी थे, मतलब आईएएस ऑफिसर भी थे। ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अब देखो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार, आप पढ़ो। इतने पानी पी लेती हूँ, थोड़ा सा पढ़ो इसको आराम से। देखो क्वेश्चन ये है, सभी को पता है ट्रिपल पी का मामला हमारे हरियाणा में बहुत चला था। परिवार पहचान पत्र, ये जो परिवार पहचान पत्र सरकार की तो अच्छी स्कीम थी, उसमें लगा था हर एक गरीब व्यक्ति जिसकी आय 1,80,000 से कम है, उसको हम गरीबी रेखा से थोड़ा सा ऊपर उठाया जाए, उनकी हेल्प की जाए। जैसे कि हरियाणा सरकार के जितने एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स, उनमें 5 नंबर देना। अभी आपके आगे सामने से हट गए 5 नंबर, कारण उसमें ये था कि जो ट्रिपल पी जो परिवार पहचान पत्र था उसमें गड़बड़ ये थी, जो गवर्नमेंट सर्विस में जो एम्प्लॉयज थे वो भी 1,80,000 से नीचे आईडी बनवा के घूम रहे थे। जो एक्स्ट्रा बच्चों का फायदा होना चाहिए 5 नंबर का, वो भी ले रहे थे। और एक्स्ट्रा जितनी भी 1,80,000 से नीचे की जितनी फैसिलिटीज दे रही है, जितनी सुविधाएं सरकार दे रही है, उनका भी फायदा उठाने के लिए तो लोग पैसे दे दे के ये काम करवा रहे थे। ठीक है, अच्छी स्कीम थी, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा इसकी क्या हुई है, बेइज्जती हुई है परिवार पहचान पत्र की। सरकार तो ऐसा नहीं मानती, लेकिन रियलिटी यही थे। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी 1,80,000 से कम अपनी इनकम दिखा रहे, तो आप आइडिया लगा लो किस हद तक इसमें क्या थी, धांधली थी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या, हमें क्वेश्चन देखना है सारा, इससे पूरे का पूरा आपका परिवार पहचान पत्र से रिलेटेड क्वेश्चन में आता है, वो पूरा तैयार हो जाएगा। देखो, परिवार पहचान पत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़े। यह योजना परिवार को एक इकाई के रूप में पहचानती है और हरियाणा के सभी परिवारों को एक विश्वसनीय सामाजिक आर्थिक डाटाबेस बना रही है। बनाती अगर गड़बड़ नहीं होती, लेकिन बनी नहीं थी। लेकिन हमें उस बात पे काम नहीं करना, हमें परिवार पहचान पत्र की विशेषताएं पढ़नी है। 8 अंकों का यूनिक फैमिली आईडी जारी किया गया था, बिल्कुल सही बात है। परिवार आईडी डेटाबेस में उपलब्ध डेटा का उपयोग विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए, अभी बताया ना मैंने, ताकि गरीब परिवारों को लाभ मिल सके, खुद आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये सारी बातें की गई थी, लेकिन फैमिली आईडी का फायदा कुछ नहीं हुआ। तो आपको याद रखना है, परिवार पहचान पत्र की ये आईडी थी, इसमें कितने डिजिट्स थे, 8 डिजिट्स थे, याद रखना है। सेकेंड बात आपको याद रखना है, सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको फायदा मिल सके, ये भी बात थी। बहुत सारे इसके फायदे बताए गए थे 1,80,000 से जिनकी इनकम कम है। देखो, हरियाणा के राज्यपाल के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी बताया था मैंने, हरियाणा का राज्यपाल होता है ना, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का चीफ वीसी नहीं, कभी नहीं होता। कौन? हरियाणा का राज्यपाल। क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कौन होते हैं? राष्ट्रपति, क्योंकि वो सेंट्रल लेवल की है, स्टेट लेवल की होती तो राज्यपाल होते। कथनों पर विचार किए तो गलत है। केंद्रीय विद्यालय के कुलपति है, राज्यपाल नहीं। वह राज्य में लाभ का कोई भी पद धारण कर सकता, ना कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। वो भारतीय रेड क्रॉस हरियाणा राज्य शाखा के अध्यक्ष है, उसके पास संविधान के तहत कोई शक्ति नहीं है, ना होती है उसके पास शक्ति। इसका मतलब क्या आंसर है? ओनली थर्ड आंसर है। क्या है? ओनली थर्ड आंसर है बच्चों, ये याद रखना। ठीक है, 9th का आंसर है थर्ड। हरियाणा में लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? हरियाणा की लोकसभा की सीटें हैं हमारी 10, राज्यसभा की हैं 5, ये याद रखनी है। लोकसभा की 10 सीटें और राज्यसभा की 5 सीटें। कौन सा आंसर है? आंसर है 3। ठीक है, तो ये 10th का आंसर है 3, ये याद रखोगे।
अब आते हैं ऐतिहासिक गांव सुध कहाँ स्थित है? सुध है मेरे प्यारे बच्चों यमुनानगर में। कहाँ है? सुध जगह है यमुनानगर में। टोपरा अभिलेख कहाँ? आप टोपरा भी याद रखोगे, कहाँ पे है? यमुनानगर में। उस टोपरा अभिलेख को बाद में फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गए थे, अलग बात है, अदरवाइज पूछा जाता है टोपरा अभिलेख कहाँ? यमुनानगर में। शुद्ध जगह कहाँ? यमुनानगर में। लाट की मस्जिद कहाँ? हिसार में। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। इसका आंसर है थर्ड। हरियाणवी में माउंट एल्ब्रूस पर विजय प्राप्त की थी 2023 में। आपका उस टाइम का क्वेश्चन था, ये थे रोहताश बिश्नोई। कौन थे? रोहताश बिश्नोई। अब नहीं पूछेंगे, लेकिन उस टाइम करंट में था। 2023 में माउंट एल्ब्रूस की चोटी पे पहुंचने वाले हमारे हरियाणा के कौन थे? रोहताश बिश्नोई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित गवर्नर में से कौन सा आईएएस आईसीएस ऑफिसर भी रहे हैं? बताया था मैंने इसको पहले भी, ये आप बताओगे। ऑप्शन कमेंट में डालना, दिखा याद कर रहे हो या पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। हाँ, और एक और बात बच्चों, जो भी बच्चे एचटेट की तैयारी कर रहे हैं और जिनको साइकोलॉजी पढ़नी है, ध्यान से सुनना। जो बच्चे एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, सीईटी वाले हरियाणा जीके की क्लास ले रहे हो, लेकिन जो भी आपके भाई बहन तैयारी कर रहे हैं एचटेट के लिए और जिनको साइकोलॉजी पढ़नी है 30 मार्क्स की, और जो चाहते हैं 30 मार्क्स में से अच्छा स्कोर करने की, लाइक 26, 27, 28, 29, इस ऐसा स्कोर करना चाहते हैं, जिन्होंने पहले बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई, वो बच्चे भी कर सकते हैं। मैंने सारी की सारी क्लासेज ले रखी है, साइकोलॉजी की सिलेबस करवा रखा है और प्रीवियस ईयर पेपर करा रखे हैं। और अब हम धाकड़ सीरीज लेके आए हैं एक 30 डेज हार्ड चैलेंज और 30 ही टॉपिक्स, ठीक है। उनमें मैं डेली एक क्लास ले रही हूँ, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा रही हूँ। जैसे मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक करवाया था पहले थ्योरी, अब उसके सारे क्वेश्चंस कितने बन सकते हैं इजी टू मॉडरेट लैंग्वेज में मैं सारे करा रही हूँ। जो भी बच्चा देखना चाहे, एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, आपके छोटे बड़े भाई बहन, उनको बताना कि अपनी क्लासेज चल रहे हैं, उनको देख सकते हैं, ठीक है। और रही बात हरियाणा जीके की, इसमें मैंने जो बच्चे एचटेट के जुड़ रहे हैं, सीईटी वालों को देखनी है, स्टेट वालों को भी देखनी है, तो मैंने 7-8 क्लास मैराथन लिख के दी हुई है, ठीक है। इतनी बड़ी नहीं है वो कि आप ले नहीं सकते, कोई 2 घंटे की है, कोई 1.5 घंटे की, कोई 1 घंटे की, वो सभी बच्चों को क्लासेस लेनी है, क्योंकि सारे के सारे एचटेट के प्रीवियस ईयर पेपर करा रखे हैं। और एचबीएससी की आदत है कि वो प्रीवियस ईयर पेपर को ही उठा के डायरेक्ट दे देती है, ठीक है। तो जो बच्चे वो भी करके चले गए ना, और जिसको हरियाणा जीके नहीं आती, जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, उनके साथ साथ देखो, मैं 10 क्वेश्चन शायद 12-13 कराए होंगे और घंटा 1 हो गया। इसका मतलब आप ये देखो, मैं बात तो कर ही नहीं रही, आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें बता रही हूँ। तो कितनी सारी एक्स्ट्रा बातें चल रही हैं। ऐसे हमारी आने वाला जब एचटेट का पेपर होगा, पूरी हरियाणा जीके क्वेश्चंस के माध्यम से आपको पूरी हरियाणा जीके में रिवाइज करा दूंगी। बस लगातार जुड़े रहना और ऐसे ही पढ़ते रहना। और हाँ, जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते, देखते हैं, उन सभी को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब कम करते हो बच्चों, गलत बात। मौर्य काल के स्तूप के प्रमाण कहाँ मिले हैं? आप याद रखोगे, ये मिले हैं बच्चों टोपरा में। कहाँ? टोपरा में, ठीक है। हरियाणा के सेवा आयोग के अधिकार के मुख्य आयुक्त कौन है? ये याद रखने हैं, टीसी गुप्ता है। कौन है बच्चों? टीसी गुप्ता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साधु निश्चल दास के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़े। निश्चल दास कहां से थे, ये भी आपको याद रखना है। ये दादू का शिष्य था, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, विचार सागर। ये बिल्कुल सभी बच्चों को याद रखनी है। क्वेश्चन आता है विचार सागर किसकी लिखी हुई पुस्तक है? आप याद रखोगे बच्चों, ये है निश्चल दास की लिखी हुई पुस्तक। किसकी बात कर रही हूँ? विचार सागर की। तो विचार सागर पुस्तक किसने लिखी है? निश्चल दास ने। तो दोनों की दोनों बातें सही है, देख लेना कौन से ऑप्शन में। हरियाणा में चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? चिंकारा प्रजनन केंद्र है बच्चों भिवानी में। कहाँ पे है? चिंकारा कैरू भिवानी में है बच्चों चिंकारा प्रजनन केंद्र। एक तो है ये, एक आता है मोर एवं चिंकारा। मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र, ये दोनों अलग बातें हैं, ये दोनों बातें याद रखना। ये है मेरे प्यारे बच्चों झाबुआ रेवाड़ी में। झाबुआ जगह है रेवाड़ी की, वो वहां पे है, ठीक है। चिंकारा है तो खाली चिंकारा है, वो कहाँ है? भिवानी में। मोर में चिंकारा पूछ ली जाए तो आप याद रखोगे वो है झाबुआ रेवाड़ी में, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बोर्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई? आप याद रखोगे नवंबर 1966 में हुई थी।
कब हुई थी? नवंबर 1966 में। भारतीय हरियाणा में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित है? आपको याद रखना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये कहाँ है बच्चों? ये सोनीपत में है। कहाँ पे है? सोनीपत में। ये याद रखना है, सोनीपत। एजुकेशन सिटी है हमारी सोनीपत, ठीक है। मामा भांजा दरगाह कहाँ है? सोनीपत। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड संसार वाली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन कहाँ है? सोनीपत में। ओम प्रकाश जिंदल यूनिवर्सिटी कहाँ है? सोनीपत में। NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, अंबेडकर की यूनिवर्सिटी, वो कहाँ है? सोनीपत में है। राई स्पोर्ट्स एकेडमी जो कि अब क्या यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गई है, वो कहाँ है? सोनीपत में। इसीलिए बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ गई हैं हमारे सोनीपत में, इसीलिए इसको एजुकेशन सिटी प्लस एजुकेशन हब इसको बोलने लगे हैं। क्योंकि जो ये OP जिंदल है ना, ओम प्रकाश जिंदल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बहुत विदेशों के बच्चे पढ़ने आते हैं। इंडिया के तो 0.0 समथिंग बच्चे होंगे, हरियाणा के तो बहुत माइनर बच्चे, क्योंकि इनकी फीस ही लाखों में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बच्चे फॉरेन से पढ़ने आ रहे हैं। कहाँ पे? हरियाणा के सोनीपत में। कौन सी यूनिवर्सिटी में? OP जिंदल यूनिवर्सिटी में। तो आप ये देखो, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? एजुकेशन सिटी, ठीक है। यहाँ पे बहुत प्राइवेट यूनिवर्सिटी आने लग रही है सोनीपत में, तो ये आपको ये याद रखना है। इसका आंसर है बच्चों A। ये थी आज हमारी क्लास। एक इससे पहले मैंने क्लास ले ली थी बच्चों, इसी के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस आज आपको कराए हैं। जो भी बच्चे पहले वाली क्लास ना देखी है वो देख लेना। हरियाणा जीके की जहां जहां मैराथन लिख रखा है वो सारी क्लास आपको लेनी है। और ये उससे आगे के बचे हुए क्वेश्चन आज ही हो गए हमारे पूरे। और ऐसे ही हम सीरीज लेके आते रहेंगे। और हरियाणा जीके के बहुत सारे आराम से करवा दूंगे। अभी 7-8 फरवरी बहुत दूर है, तसल्ली से बस पढ़ते रहो, ठीक है। लास्ट में मैं एक साइकोलॉजी की जितना पढ़ा रही हूँ ना, उसकी एक साइकोलॉजी की मैराथन लूंगी, एक हरियाणा जीके की। जितना करा दिया ना और जितना अलग बन सकता है वो सारा एक दिन में फिर से रिवाइज करा दूंगी। लेकिन वो रिवाइज उन बच्चों को होगा जो लगातार पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा कुछ पढ़ा नहीं है और उसी दिन मैराथन लेके चला गया और पेपर कराएगा। नहीं बच्चों, उसके तो 30 में से 15 से 17 नंबर ही आएंगे। अब मैं झूठा बेवजह आपको कह दूं कि मैं एक ऐसी मैराथन लेके आऊंगी 30 में से 27 नंबर लेके आऊंगी। नहीं बच्चों, मैं ऐसी झूठी बातें नहीं वादे कर सकती आपके साथ झूठे। मैं रियलिटी से आपको रूबरू करवाती रहूंगी। मैं झूठ पे बेस्ड नहीं चलना चाहती। आपको बस इतना ध्यान रखना है, अब लगातार क्लासेस लेते रहोगे तो फिर आपके मैराथन काम आएगी। वो मैराथन तभी काम आनी है जब लगातार क्लास लेते रहोगे। ऐसे पेपर के नजदीक 2-4 दिन पहले एक दिन साइकोलॉजी की 10-12 घंटे की और एक दिन पूरे हरियाणा की जीके की 10-12 घंटे की, ये आपको मैं कराऊंगी। उनको पढ़ के चले जाना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। और दोनों की दोनों से आपको पूरी क्या हो जाएंगी, पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। पूरा नहीं होगा, रिवाइज होगा, किया हुआ, ठीक है। ये थी बच्चों हमारी क्लास। सभी को चैनल सब्सक्राइब करना है। अब मैं आपको पूछती नहीं हूँ, कहती नहीं हूँ, मैं आपके ऊपर प्रेशर डालती हूँ कि चैनल सब्सक्राइब करना। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे शायद बार बार ना कहना पड़े, अच्छा नहीं लगता मुझे कहना। मुझे ऐसा लगता था कि बच्चे अपने आप कर देंगे, लेकिन नहीं कहते, कहना पड़ता है, ठीक है। चलो, थैंक यू बच्चों।